हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज आप लोगों का यूजीसी नेट का जो फॉर्म है वो निकल गया है, तो आप लोग टाइम से फॉर्म भर लीजिएगा। जैसा आप लोगों को पता है, हम लोग यूजीसी नेट का जो है वो फाइनल रिवीजन शुरू किए हैं, जिसमें कि आपकी यूजीसी नेट का पेपर 1 पेपर 2 सारा ही पूरे सिलेबस यूनिट वाइज इसमें कंप्लीट कराया जाएगा। पहले सारा कंटेंट पढ़ाया जाएगा और उसके बाद उस पर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो सारी चीज़ें इसमें कंप्लीट होगी। पहले भी बहुत सारी क्लासेस ली जा चुकी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। एक ऐसे विद्यालय में जिसमें अनुत्तीर्णों की संख्या बहुत ज़्यादा हो, यानी जो विद्यार्थी फेल हो जाते हैं उनकी संख्या ज़्यादा होती है, ठीक है। शिक्षण के अकादमिक उद्देश्यों की प्राप्ति में पर्याप्त कठिनाई की संभावना वाले विद्यार्थी वालों को बाहर निकालने के लिए आप प्रश्न पत्र तैयार करना चाह सकते हैं। इसके लिए आपको ऐसा प्रश्न पत्र तैयार करना होगा जो किसी भी व्यक्ति की विद्यालय विषय का सफलतापूर्वक अध्ययन करने की योग्यता और तत्परता का अनुमान लगा सके। तो इस प्रकार के जो परीक्षण है उसका क्या नाम होगा, तो यह हो जाएगा व्यवहार परीक्षण। फिर देखिए, अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम परिप्रेक्ष्य में किसी मूल्यांकन के नतीजे शिक्षकों के लिए अनेक प्रकार से उपयोगी होते हैं। निम्नांकित में से शिक्षक के लिए क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुदेश योजना बनाने में और अपनाई गई शिक्षण रणनीति की प्रभावशीलता का पता लगाने में इसका उपयोग किया जाएगा। फिर देखिए, विद्यार्थियों की अध्ययन रुचियों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, ये जो है ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोग, तो सबसे सही ये है। ये भी आपको कहीं ना कहीं पे सही दिखाई देगा, लेकिन इसमें क्या पूछा है, सबसे सही। फिर देखिए, लिखा है ब्लूम के पारंपरिक वर्गीकरण विज्ञान के अनुसार संज्ञानात्मक क्षेत्र के अधिगम का उच्चतम स्तर कौन सा है। तो उसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 85 का, वो हो जाएगा मूल्यांकन। देखिए, अगला क्वेश्चन ये भी 2018 में आया था आपका कि शिक्षण की समनुदेशन विधि निम्नांकित में से किसका संयोजन है। ऑप्शन नंबर ए, स्वानुभविक विधि और समस्या समाधान विधि। ऑप्शन बी, व्याख्यान सह निदर्शन विधि और प्रयोगशाला विधि। ऑप्शन नंबर सी, प्रक्षेपण विधि और व्याख्यान विधि। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा व्याख्यान विधि और क्षेत्र दौरा विधि। बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। व्याख्यान सह निदर्शन विधि और प्रयोगशाला विधि को बेसिकली दोनों को मिलाकर समनुदेशन विधि बनता है, याद रखिएगा इस चीज को। देखिए, लिखा है शिक्षण की स्वानुभविक विधि का विकास किसने किया था। इस तरीके का जो वन लाइनर क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा आजकल पूछा जा रहा है। देखिए, स्वानुभविक विधि का जो विकास है वो किसने किया था, बताइए। बिल्कुल सही, H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग ने किया था। देखिए, यहाँ पर लिखा है कि कक्षा में सहायक शिक्षण सामग्री प्रयोग करने की कुछ उत्तम परंपराएं दी है। नीचे कतिपय शिक्षण सामग्रियां दी गई है, कृपया कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार शिक्षण सहायक सामग्रियों से उनका मिलान करें। तो देखिए, सबसे पहले हो जाएगा 2-3 विद्यार्थियों की छोटी कक्षा, तो ये हो जाएगा इसका कागज पर लिखना। उसके पश्चात हो जाएगा 10-15 विद्यार्थियों की मध्यम आकार की कक्षा, तो इसका हो जाएगा फ्लिप चार्ट या व्हाइट बोर्ड। फिर उसके बाद देखिए, लिखा है 20-25 विद्यार्थियों की बड़ी संख्या, तो ये हो जाएगा पावर पॉइंट स्लाइड। फिर उसके बाद है 30 से ज्यादा विद्यार्थियों की बड़ी, तो डिस्प्ले स्क्रीन पर अंडाकार प्रस्तुति। फिर देखिए, लिखा है कुछ शिक्षण सहायक सामग्रियां कतिपय कौशलों जैसे कि पठन, श्रवण और उच्चारण इत्यादि पर आधारित होती है। ऐसे शिक्षण सहायक सामग्रियां क्या कहलाती हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कौशल आधारित शिक्षण सहायक सामग्री। देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुच्चय शिक्षण की प्रकृति और उद्देश्य को उत्तम ढंग से विवरण प्रस्तुत करता है। नीचे दिए गए कूट में से अपने आंसर चुनिए, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहला है कि शिक्षण और अधिगम अविच्छिन्न रूप से संबंधित है। बिल्कुल सही, जो टीचिंग होता है और जो लर्निंग होता है वो दोनों क्या है, संबंधित है। फिर देखिए, लिखा है शिक्षण और प्रशिक्षण के बीच में कोई अंतर नहीं है। बिल्कुल गलत, बिल्कुल अंतर है। फिर है समस्त शिक्षण का सरोकार विद्यार्थियों में कुछ इस प्रकार के रूपांतरण को सुनिश्चित करने से होता है। बिल्कुल सही। फिर लिखा है समस्त अच्छा शिक्षण प्रकृति में औपचारिक होता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फॉर्मल होगा, ये गलत है। तो देखिए, अगर 4 गलत हो जा रहा है तो हमारा 2 ऑप्शन तो ऐसे ही चला गया, हमारा 2 भी गलत है तो हमारा ये भी चला गया, तो करेक्ट आंसर निकल कर आ गया ऑप्शन नंबर सी। एग्जाम में भी आपको ऐसा ही अप्रोच रखना है। अब देखिए,
अधिगमकर्ता की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता शिक्षण की प्रभावोत्पादकता से विशिष्ट रूप से संबंधित है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अधिगमकर्ता का पूर्व अनुभव। फिर देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो मैच द कॉलम है, जिसमें एक साइड पे दिया हुआ है शिक्षण विधि और दूसरे साइड पर दिया हुआ है सफलता या प्रभावोत्पादकता की मूल आवश्यकताएं। तो याद रखिए इसमें व्याख्यान देना पहला शिक्षण विधि में लिखा है। तो व्याख्यान देना यानी कि स्पष्ट भाषा में विषय वस्तु का संप्रेषण करना। फिर है समूहों में चर्चा, समूहों में चर्चा हो जाएगा प्रतिभागियों में प्रकरण आधारित भागीदारी। फिर है विचारावेश प्रक्रिया यानी कि बड़ी संख्या में विचारों को प्रस्तुत करना, वह कहलाता है विचारावेश प्रक्रिया। फिर है अभिक्रमित अनुदेश, अभिक्रमित अनुदेश का हो जाएगा प्रतिपुष्टि सहित लघु पदों में प्रस्तुति। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ अभिकथन और तर्क दिया हुआ। अभिकथन है कि समस्त शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना होना चाहिए। तर्क है कि समस्त अधिगम शिक्षण का परिणाम होता है, समस्त अधिगम शिक्षण का परिणाम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो अभिकथन है वो सही है, लेकिन जो इसका रीजन है वो गलत है। ठीक है, समस्त शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना होना चाहिए, ये चीज सही है। और तर्क लिखा है कि समस्त अधिगम शिक्षण का परिणाम होता है। तो यहाँ पे जो समस्त लिखा हुआ है ना कि समस्त अधिगम जो लर्निंग है वो शिक्षण का ही परिणाम है, ये तो कॉमन सेंस के हिसाब से गलत है। क्योंकि बहुत सी लर्निंग्स ऐसी होती है जो हमें क्या किससे मिल जाती है, अपनी फैमिली से मिल जाती है, आसपास के लोगों से मिल जाती है, एनवायरनमेंट से मिल जाती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप लोग जब एग्जाम हॉल में जाएं तो अपना कॉमन सेंस लेकर जाएं। फिर देखिए अध्यापक के समायोजन में निम्नलिखित में से मुख्य भूमिका निर्भर करती है। किस पर करती है मुख्य भूमिका निर्भर, बताइए? स्वयं शिक्षक पर। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का परिणाम नहीं है, बताइए कौन सा सीखने का परिणाम नहीं है? तो परिपक्वता सीखने का परिणाम नहीं है। देखिए लिखा है कि मौखिक निर्देश निम्नलिखित में से क्या सीखने में सबसे कम प्रभावशाली है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निपुणता। देखिए किसी भी कार्य में निपुण होने के लिए केवल आपको मौखिक निर्देशों की आवश्यकता नहीं है, आपको उस कार्य को खुद करके देखना पड़ेगा। एक्सपीरियंस से ही निपुणता आती है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि शिक्षार्थियों में अधिगम शैली में अंतर के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताइए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थी के द्वारा अपनाई गई सोचने विचारने की योजनाएं। किसी समूह में सामाजिक व्यवहार के पैटर्न को मापने की तकनीकें क्या कहलाती है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा समाज मीति। फिर है शिक्षक का ज्ञान जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है, उसका संबंध किससे है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक प्रक्षेत्र से। फिर देखिए शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक प्रबल कारक है, इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा, बताइए कौन सा हो जाएगा? व्यावसायिक दक्षता। स्मार्ट कक्षा सुविधा का उपयोग निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर साक्षरता पर। फिर है देखिए लिखा है शिक्षक के व्यावसायिक विकास एवं अधिगम हेतु उपलब्ध संसाधनों के प्रकार में कौन सा सम्मिलित है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा व्यावसायिक साहित्य, सहकर्मी, व्यावसायिक समितियां, व्यावसायिक विकासात्मक क्रियाकलाप, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए निम्नलिखित में से अध्येता की कौन सी विशेषता उसके अधिगम की दक्षता को प्रभावित नहीं करती? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा लिंग, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए अगला है कि निम्नलिखित में से किस शिक्षण विधि में शिक्षार्थी की भागीदारी को इष्टतम और पहलकारी बनाया जाता है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बताइए क्या हो जाएगा? तो परियोजना विधि। परियोजना विधि ऐसी विधि है जिसमें कि शिक्षार्थी की भागीदारी को इष्टतम एवं पहलकारी बनाया जाता है। शिक्षार्थी कौन है पता है? स्टूडेंट हो जाएगा, जो सीख रहा है, जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है उसको बोलेंगे शिक्षार्थी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला एक सर्वाधिक शक्तिशाली कारक किससे संबंधित है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शैक्षणिक व्यवस्था से संबंधित है। फिर देखिए अभिकथन है कि अधिगम एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। अधिगम क्या है? एक जीवन पर्यंत प्रक्रिया है। तो ये बिल्कुल सही बात है, जो लर्निंग होती है वो जीवन पर्यंत ही तो है ना, हम तो जीवन भर कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो ये जो है सही हो जाएगा। फिर देखिए तर्क दिया है कि अधिगम के उपयोगी होने के लिए इसे जीवन प्रक्रमों से जोड़ा जाना चाहिए, बिल्कुल सही, यानी कि ए और आर दोनों सही है, आर ए की
सही व्याख्या है। देखिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षण की प्रभावकारिता का निर्णय निम्नांकित में से किस रूप से किया जाना चाहिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों के आधार पर। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम संबंधों के संदर्भ में निम्नांकित कथनों के समुच्चय में से कौन सा जो स्वीकार्य कथन है, अपना उत्तर दर्शाने के लिए सही कूट का चयन करें। तो देखिए सबसे पहले है कि जब विद्यार्थी किसी परीक्षण में असफल होते हैं तो वह शिक्षक है जो असफल होता है, बिल्कुल सही। फिर उसके बाद देखिए लिखा है कि प्रत्येक शिक्षण का उद्देश्य अधिगम सुनिश्चित करना होता है, बिल्कुल सही, लर्निंग देना होता है। अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। फिर उसके बाद लिखा है कि शिक्षण के बिना कोई अधिगम नहीं हो सकता, शिक्षण के बिना कोई अधिगम नहीं हो सकता, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद देखिए लिखा है कोई शिक्षक शिक्षण करता है किंतु वह सीखता भी है, ये भी सही है। फिर है वास्तविक अधिगम का अभिप्राय कंठस्थ किया जाने वाले, ये गलत है, ये चीज गलत है, तो ये 6 गलत होने की वजह से ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, और इसमें एक नहीं है तो ये भी गलत है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है, खालिस्तान के द्वारा कहा गया है। बताइए किसके द्वारा कहा गया है कि शिक्षा मनुष्य में पहले से विराजमान पूर्णता का आविर्भाव है? तो ये चीज जो है वो कहा गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। फिर देखिए लिखा है विद्यार्थियों की अधिकतम प्रतिभागिता संभव है, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा परिचर्चा विधि के द्वारा। देखिएगा बहुत लोग बोलते हैं कि ग्रुप स्टडी करने से बेसिकली क्या होता है, आपको चीजें सही से याद होती हैं। अब देखिए लिखा है कि मूल्य शिक्षा का उद्देश्य निम्नांकित में से किस पर संकेंद्रित कर अच्छी तरह से पूरा किया जा सकता है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदना से। देखिए मूल्यांकन पर काफी क्वेश्चन आता है, तो एक बार ये मैच द कॉलम देख लीजिए। रचनात्मक मूल्यांकन किसे कहते हैं? तो रचनात्मक मूल्यांकन में प्रश्नोत्तरी एवं चर्चाएं होती है। संकलनात्मक मूल्यांकन में अंतिम अधिगम परिणामों का श्रेणीकरण होता है। और फिर उसके बाद है सतत और व्यापक मूल्यांकन, इस पर भी बहुत ज़्यादा PYQ में आप लोग क्वेश्चन देखेंगे, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको, जिसको कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव बोलते हैं बेसिकली। देखिए लिखा क्या है, अब हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, तो ये हो जाएगा नियमितता के साथ संज्ञानात्मक सह और सह संज्ञानात्मक पहलुओं का मूल्यांकन करना, ठीक है। फिर उसके बाद है मानक एवं निकट संदर्भित परीक्षण, इसमें हो जाएगा किसी भी समूह और कुछ मापदंडों के आधार पर परीक्षण एवं उनकी व्याख्या, यानी ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, अभिकथन है कि निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिगम की गति को त्वरित बनाता है। फिर उसके बाद दूसरा रीजन में क्या लिखा हुआ है, रीजन में है कि संकलनात्मक मूल्यांकन की तुलना में निर्माणात्मक मूल्यांकन अधिक विश्वसनीय है, तो ये बात बिल्कुल सही है, संकलनात्मक की तुलना में निर्माणात्मक जो है वो अधिक विश्वसनीय है। फिर देखिए शिक्षण संबंधी सहायक उपकरणों की उपयोगिता के औचित्य का आधार क्या है? तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों के अधिगम परिणामों को इष्टतम करना। फिर देखिए लिखा है शिक्षण की प्रभावकारिता के योगदान देने वाले सकारात्मक कारकों वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो अध्यापक को विषय का ज्ञान होना चाहिए, बिल्कुल सही है। फिर अध्यापक का संप्रेषण कौशल होना चाहिए, ये सारे जो है बेसिकली शिक्षण में प्रभावकारिता पैदा करते हैं, ठीक है। ये इसमें पॉजिटिव कारक है, ठीक है, जिसे बोलते हैं सकारात्मक कारक है। फिर उसके बाद देखिए कक्षा संव्यवहार के संचालन एवं अनुश्रवण में अध्यापक की क्षमता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षण अधिगम व्यवस्थाओं के अभिकल्पन में शिक्षार्थी की विशेषताओं का कौन सा सेट सहायक समझा जा सकता है? नीचे दिए गए कूट का सही विकल्प से चयन करना है। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है विषय के संबंध में अधिगमकर्ताओं का पूर्वानुभव, फिर है विषय के संदर्भ में अधिगमकर्ताओं की योग्यता, फिर है विद्यार्थियों की भाषा पृष्ठभूमि, और उसके बाद है विद्यार्थियों का अभिप्रेरणात्मक अभिमुखीकरण, यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए लिखा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं क्या क्या हैं? बताइए इनमें से क्या क्या हैं। तो सबसे पहला लिखा है यह अनेक परीक्षणों के कारण विद्यार्थियों के कार्यभार में वृद्धि करता है, ये चीज गलत है। यह प्राप्तांकों को ग्रेड से प्रतिस्थापित करता है, बिल्कुल सही। सतत और व्यापक मूल्यांकन में ग्रेड दिया जाता है,
ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद देखिए लिखा है कि पहली बात तो एक गलत होने से 2 ऑप्शन को हटा दीजिए, हमारा आंसर इन दोनों में से है। तो 2-3 तो दोनों में है, तो 2-3 रहने देते हैं। 4 को देखिए, यह परीक्षा के डर को कम करने में सहायता करता है। बिल्कुल सही बात है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए लिखा है निम्नलिखित में से कौन से गुण किसी शिक्षक की बड़ी ताकत को प्रदर्शित करते हैं, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी उदाहरण प्रस्तुत करना, अवधारणाओं के परीक्षण के लिए तत्पर रहना, गलतियों को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्नों के संदर्भ में सही है। बताइए कौन सा कथन सही है। सबसे पहला कथन लिखा है कि वे सही गलत वाले प्रश्नों की तुलना में अधिक वस्तुनिष्ठ होते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए ही हमें सही मिल गया। लेकिन जब भी ऑप्शन नंबर ए मुझे पता है इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये सही है, ठीक है, लेकिन आप लोग पहले तो चारों ऑप्शन पढ़ेंगे फिर उसके बाद आंसर निकालेंगे। अब देखिए लिखा है अच्छे शिक्षण के लिए क्या क्या अपेक्षित है, बताइए। सबसे पहले निदान, उपचार, निर्देश और प्रतिपुष्टि, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए विद्यार्थियों के द्वारा शिक्षकों के मूल्यांकन के मुख्य उद्देश्य क्या है, तो देखिए सबसे पहले हो जाएगा विद्यार्थियों की कमजोरियों के बारे में जानकारी एकत्र करना। ये बात तो गलत है, क्योंकि विद्यार्थियों द्वारा शिक्षकों का मूल्यांकन करना है तो विद्यार्थियों की कमजोरी के बारे में क्यों जानना है। शिक्षक को शिक्षण कार्य गंभीरता से लेने का संदेश। हालांकि आपका जो आंसर है वो काफी इजी वे में यहाँ पर आ जाता है। आप देखिए कि सिर्फ और सिर्फ आपको एक ऑप्शन एलिमिनेट करना था, एक, जो कि आपका एकदम कॉमन सेंस से हो जाता और करेक्ट आंसर आ जाता ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए निम्नांकित में से ज्ञान संबंधी योग्यता का उच्चतम स्तर क्या है, तो उसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूल्यांकन करना। फिर देखिए निम्नांकित में से कौन सा तत्व शिक्षण को प्रभावित नहीं करता, बताइए कौन सा ऐसा तत्व है जो शिक्षण को प्रभावित नहीं करता है। तो शिक्षकों और विद्यार्थियों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि क्या है, इससे टीचिंग पर कोई जो बोलते हैं ना इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में कौन से कथन सही है। पहला हो जाएगा वे संकल्पना धारण को लंबे समय तक बनाए रखने में हेल्प करती हैं, बिल्कुल सही। वे विद्यार्थियों को अच्छी तरह से सीखने में मदद करती हैं, सही है। वे शिक्षण एवं अधिगम प्रक्रिया को रोचक बनाती हैं, सही है। वे रटकर सीखने की प्रक्रिया को बढ़ावा देती हैं, गलत है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि शिक्षक के द्वारा अध्यापन के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक में कौन कौन से तकनीक जो है वह शामिल है। तो पहला हो जाएगा हमारा व्याख्यान, दूसरा है पारस्परिक क्रिया आधारित व्याख्यान, फिर है सामूहिक कार्य और फिर है स्वाध्याय। बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो व्याख्यान हो जाएगा, पारस्परिक क्रिया आधारित व्याख्यान हो जाएगा और सामूहिक कार्य हो जाएगा। स्वाध्याय जो है ये गलत हो जाएगा। अगर आपको पता होगा कि शिक्षक के द्वारा अध्यापन के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीकी में स्वाध्याय जो है वो नहीं आता है, तो आप 4 को एलिमिनेट करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए एक अच्छा शिक्षक वह है, एक अच्छा शिक्षक कौन होता है, बताइए एक अच्छा शिक्षक कौन होता है, बताइए। पहला ऑप्शन उपयोगी सूचनाएं देता है, संकल्पनाओं एवं सिद्धांतों को स्पष्ट करता है, विद्यार्थियों को मुद्रित नोट्स दे देता है। आजकल तो प्रिंटेड नोट्स काफ़ी ज़्यादा टीचर देते हैं बच्चों को, जो कि किसी काम के नहीं होते, हम उसको रखकर भूल जाते हैं कि पढ़ेंगे बाद में पढ़ेंगे, प्रोक्रेस्टिनेट करते करते वो चीज़ एग्ज़ाम का डे आ जाता है और वो वैसे ही रखा रह जाता है। फिर देखिए विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है, तो ये क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करता है। देखिए लिखा है उपलब्धि परीक्षण प्रायः निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो उपलब्धि परीक्षण जो है वो शिक्षण के पश्चात सीखने की मात्रा का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग में लाया जाता है, उपलब्धि परीक्षण। अब देखिए लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण पूर्व निर्धारित स्तर का नहीं है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विभेदीकरण। फिर है शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की अधिकतम सहभागिता किसके द्वारा संभव है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निदर्शन पद्धति। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है नैदानिक मूल्यांकन अभिनिश्चित करता है। बताइए नैदानिक मूल्यांकन क्या चीज अभिनिश्चित करता है, तो ये अभिनिश्चित करता है अनुदेशों के दौरान, अनुदेशों का मतलब क्या होता है, इंस्ट्रक्शन होता है, इंस्ट्रक्शन, ठीक है।
तो इंस्ट्रक्शन के दौरान अधिगम यानी लर्निंग की सतत समस्याओं के कारण और उसका निदान, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए लिखा है अध्यापक के द्वारा अनुदेशनात्मक सहायक सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संकल्पनाओं की स्पष्टता के लिए। फिर देखिए लिखा है शिक्षक की अभिवृत्ति जिसका उसके शिक्षण पर प्रभाव पड़ता है उसका संबंध किससे है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा भावनात्मक क्षेत्र से। फिर रचनात्मक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है, तो रचनात्मक मूल्यांकन का क्या उद्देश्य, ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों के अधिगम निष्पादन में त्वरण लाना। देखिए फिर अगला क्वेश्चन है शैक्षणिक संस्थाओं में आने वाले विद्यार्थियों को जितनी बाधाएं आएंगी उतनी अधिक अपेक्षाएं होंगी किससे, बताइए किससे अपेक्षाएं बढ़ेंगी उसके पश्चात, शिक्षक से होगी। निम्नलिखित में से किसे अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जाता है, बताइए अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत किसे माना जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थी अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं। निम्नलिखित में से शिक्षण का सर्वोत्तम ढंग कौन सा है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निरूपण। लिखा है व्याख्यान देते समय यदि कक्षा में कोई विघ्न बाधा हो तो शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो बाधा डाल रहे हो उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करें। फिर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि प्रभावी शिक्षण निम्नलिखित में से क्या है, बताइए प्रभावी शिक्षण निम्नलिखित में से क्या है, शिक्षक का संतोष है, या शिक्षक की ईमानदारी और प्रतिबद्धता है, या शिक्षक का विद्यार्थियों को पढ़ाना और समझाना है, या फिर व्यावसायिक श्रेष्ठता के प्रति शिक्षक की रुचि है, बताइए। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिक्षक का विद्यार्थियों को पढ़ाना एवं समझाना जो है वो प्रभावी शिक्षण कहलाता है। अब देखिए अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ कौन सा है, बताइए अधिगम का सबसे उपयुक्त अर्थ कौन सा है, तो देखिए अधिगम का जो सबसे उपयुक्त अर्थ है वह है व्यवहार संशोधन। देखिए लिखा है निम्नलिखित में से शिक्षण प्रक्रिया को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, सबसे पहला होगा शिक्षण लक्ष्यों को सूत्रबद्ध करना। देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको लक्ष्य फाइंड करना है, क्या करना है, लक्ष्य फाइंड करना है। उसके पश्चात वर्तमान ज्ञान को अपने पहले के ज्ञान से जोड़ना है, फिर शिक्षण सामग्री का प्रस्तुतिकरण करना है, उसके बाद मूल्यांकन करना है, फिर पुनर्शिक्षण करना है, ठीक है। पुनर्शिक्षण जो है वो सबसे लास्ट में आएगा। काफ़ी लोग सोच सकते होंगे एग्जाम में एलिमिनेट करते वक्त कि मूल्यांकन जो है वो सबसे लास्ट में आएगा, हालांकि उनकी गलती नहीं है, जनरली ऐसा होता है, बट यहाँ थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पुनर्शिक्षण जो है वो सबसे लास्ट में होगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए लिखा है अध्ययन का उच्चतम स्तर कौन सा है, तो अध्ययन का उच्चतम स्तर जो है ये है सशर्त परिवर्त अध्ययन। देखिए अगला है शिक्षक के द्वारा ब्लैक बोर्ड का सर्वोत्तम उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महत्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय बिंदु लिखना। फिर देखिए वर्तमान में अध्ययन की अत्यधिक प्रभावी विधि कौन सी है, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा या फिर ई लर्निंग या फिर मिश्रित अध्ययन, दोनों ही सही है, हालांकि आप ई लर्निंग को टिक कर सकते हैं। अब देखिए प्राथमिक विद्यालय के स्तर पर अधिकतर शिक्षक महिलाएं होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि वे, बताइए क्योंकि वे बच्चों से प्यार और स्नेह से व्यवहार कर सकती हैं। आप लोग बचपन में जब छोटे होंगे तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो फीमेल टीचर थी वो काफ़ी प्यार से बात करती थी, और जो सर वाले टीचर होते थे वो छोटी सी गलती के लिए भी 2 तमाचा खींच के लगा देते थे गाल पे। हमारे टाइम पे तो ऐसा ही होता था, अब मुझे नहीं पता आजकल के बच्चों के टाइम पे क्या होता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति शिक्षण को व्यवसाय के रूप में अपनाकर आनंदित होता है जब विद्यार्थियों से वह आदर प्राप्त करता है। टीचर को क्या मिलता है, रेस्पेक्ट मिलता है, और हम लोगों को रेस्पेक्ट जो है वो टीचर का करना भी चाहिए, ठीक है। देखिए लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी विधि शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है, तो शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन सी हो जाएगी इसमें से, निदर्शन विधि जो है, याद रखिएगा व्याख्यान विधि, परिचर्चा विधि, निदर्शन विधि, प्रश्नोत्तर विधि में निदर्शन विधि जो है वो सबसे सर्वोत्तम विधि है। एक उत्तम शिक्षक को अनिवार्यतः उपाय कुशल एवं सहभागी प्रवृत्ति का होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सहभागी प्रवृत्ति का। ये अगला क्वेश्चन है
है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक लघुकृत शिक्षण स्थिति है, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा माइक्रो शिक्षण। फिर निम्नलिखित में से किस प्रकार के मूल्यांकन में अनुदेश के समय शिक्षक एवं विद्यार्थी दोनों को प्रतिपुष्टि प्रदान करने के लिए अधिगम प्रक्रिया का आकलन किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट, निर्माणात्मक मूल्यांकन। अब देखिए लिखा है प्रभावी एवं स्थायी शिक्षा ग्रहण करने के लिए शिक्षा ग्रहणकर्ता के पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए, योग्यता और प्रेरणा का वांछित स्तर। उसके बाद देखिए लिखा है कक्षा का संप्रेषण होना चाहिए। बताइए कक्षा का संप्रेषण किस तरह से होना चाहिए, तो कक्षा का जो संप्रेषण है वो छात्र केंद्रित होना चाहिए। फिर उसके बाद है कि कक्षा में परस्पर संवाद से क्या उभर कर आना चाहिए, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा विचार। अब देखिए दंड ना देकर बच्चे को बिगाड़ना, दंड ना देकर बच्चे को बिगाड़ना से क्या अभिप्राय है, बताइए। ऑप्शन नंबर सी, अवांछित व्यवहार पर दंड दिया जाना चाहिए। देखिए लिखा है यदि आपको सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ दृष्टिहीन विद्यार्थी को पढ़ाने का अवसर मिले तो आप कक्षा में किस प्रकार उसके साथ व्यवहार करना चाहेंगे, तो उसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आगे की पंक्ति में सीट की व्यवस्था करना और उसके लिए सुविधाजनक गति से पढ़ाने की कोशिश करना। देखिए लिखा है निम्नलिखित में से क्या उत्तम उपलब्धि परीक्षण की विशेषता नहीं है, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, अस्पष्टता। फिर निम्नलिखित में से क्या प्रक्षेपित साधन में नहीं आता है, बताइए क्या प्रक्षेपित साधन में नहीं आता है, तो ब्लैक बोर्ड जो है वो प्रक्षेपित साधन में नहीं आता है। देखिए लिखा है एक अध्यापक के लिए ब्लैक बोर्ड पर लिखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सही है, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुख्य बातों को जहां तक संभव हो स्पष्ट रूप से लिखना। एक अध्यापक सफल हो सकता है, एक अध्यापक सफल हो सकता है यदि वह विषय वस्तु को सुव्यवस्थित ढंग से पेश करता है। देखिए यहाँ पर लिखा है अध्यापक के प्रति गत्यात्मक उपागम का तात्पर्य क्या है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों से गतिविधियों के माध्यम से सीखने की अपेक्षा करनी चाहिए। फिर उसके बाद देखिए कक्षा में प्रभावी अनुशासन के लिए अध्यापक को चाहिए कि वह क्या करे, बताइए। ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों को कुछ समस्याएं हल करने दें। देखिए अगला क्वेश्चन है प्रभावी शिक्षक सहायक सामग्री वह है जो कि सभी ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करती है, यानी कि सभी ज्ञानेंद्रियों को एक्टिव करती है। देखिए लिखा है विद्यार्थियों में वे अध्यापक लोकप्रिय होते हैं जो क्या करते हैं, उनकी समस्याओं के समाधान में सहायक होते हैं। देखिए लिखा है एक प्रभावी कक्षा कक्ष के वातावरण का मूल तत्व क्या है, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक विद्यार्थी की सजीव अंतःक्रिया। देखिए लिखा है यदि कक्षा के पहले दिन विद्यार्थी किसी भी अध्यापक को स्वयं का परिचय देने के लिए कहे तो अध्यापक को चाहिए कि वह क्या करे, बताइए, वह संक्षेप में अपने बारे में बताए। फिर देखिए लिखा है नैतिक मूल्यों का प्रभावी रूप से विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक स्वयं उन पर आचरण करे, मतलब अध्यापक यदि स्वयं डिसिप्लिन है तभी वो बच्चों को क्या करेगा, डिसिप्लिन कर पाएंगे। इस तरीके से ये चीज कह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों का सही मूल्यांकन निम्नलिखित पद्धतियों में से किससे किया जा सकता है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सतत मूल्यांकन। देखिए लिखा है मान ले कि एक विद्यार्थी अपनी समस्याओं को अपने अध्यापक के साथ बांटना चाहता है और इसके लिए वह अध्यापक के घर जाता है तो अध्यापक को उसे युक्ति संगत सहायता दे एवं उसके मनोबल को प्रोत्साहित करे। देखिए अगला क्वेश्चन है जब कुछ विद्यार्थी शरारत करके कक्षा के अनुशासन को जानबूझकर भंग करने की चेष्टा कर रहे हो तो एक अध्यापक के रूप में आपकी भूमिका क्या होगी, आपकी भूमिका होगी कि उन्हें आत्म परीक्षण का अवसर देना एवं उनके व्यवहार में सुधार लाना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपित साधन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपित साधन है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छायाक्षेपित्र। फिर उसके बाद अध्यापक को प्रश्न पूछने में अनिरुद्ध या धारावाही माना जाता है यदि वह निम्नलिखित प्रश्न पूछ सकता है, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा अर्थपूर्ण प्रश्न। अगला क्वेश्चन है अध्यापक के लिए निम्नलिखित विशेषताओं यानी कि गुण में से कौन सी सर्वाधिक अनिवार्य है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उसमें धैर्य होना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अच्छा अध्यापक होने के लिए कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है,
तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 175 कब हो जाएगा, विषय में निपुणता होना चाहिए और प्रतिक्रियाशाली होना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अध्यापक के समन्वयक का प्राथमिक उत्तरदायित्व किसका है? बताइए, अध्यापक के समन्वयक का जो प्राथमिक उत्तरदायित्व है वह किसका है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वयं अध्यापक का। देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पाठ्य चर्चा में औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा दोनों शामिल होती है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, एक सफल अध्यापक वह होता है, एक सफल अध्यापक कौन होता है? जो संवेदनशील एवं अनुशासन प्रिय हो। एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि उसे विषय का गूढ़ ज्ञान होना चाहिए। आप लोग देख रहे होंगे कि ये सारा जो है वो 2010 का क्वेश्चन है और इसका जो बेसिकली बोला जाए तो लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, ठीक है। आजकल के जो क्वेश्चन आ रहे हैं 2020, 21, 22 के, वो काफ़ी ज़्यादा टफ आ रहे हैं। देखिए लिखा है, कक्षा में कुछ विद्यार्थी बहुत अधिक अधिगम जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं, यह इसलिए हो सकता है कि छात्र प्रतिभाशाली हैं। देखिए लिखा है, शिक्षक विद्यार्थी संबंधों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा? सद्भावपूर्ण एवं सम्मानपूर्ण। देखिए लिखा है, विद्यार्थियों की शैक्षिक निष्पत्ति में सुधार लाया जा सकता है यदि उनके माँ बाप को प्रेरित किया जाए। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपने बालकों के कार्य के निरीक्षण के लिए। फिर देखिए, यदि कोई अभिभावक अपने बालक की परीक्षा में किसी भी प्रकार का भेदभाव एवं पक्षपात करने के लिए कहे तो अध्यापक को चाहिए कि वह नम्रता एवं दृढ़ता के साथ ऐसा करने से मना करे। देखिए लिखा है, लिखित सामग्री का सही मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस आधार पर नहीं होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो पढ़ा गया है उसे पुनः प्रस्तुत करने की क्षमता, ऑप्शन नंबर सी। देखिए लिखा है, शिक्षक शिक्षण सामग्री का उपयोग क्यों करते हैं? बताइए तो क्यों करते हैं? ये तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। विद्यार्थियों की जो समझ की जो सीमा है वह क्या करना, बढ़ाना, उनको समझ में आए इस तरीके से पढ़ाने के लिए शिक्षण सामग्री का यूज करते हैं। फिर अभिवृद्धि संकल्पना कौशल एवं ज्ञान उपज है। किस चीज का उपज है? बताइए, सीखने की प्रक्रिया का उपज है। देखिए लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने की प्रक्रिया का परिणाम नहीं है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परिपक्वता, यानी कि मैच्योरिटी। वो कहते हैं ना, मैच्योरिटी आते आते आती है, उम्र के साथ आती है। फिर देखिए, अध्यापक का प्रारंभिक कार्य क्या है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों के सर्वपक्षीय विकास में सहायता पहुंचाना। फिर देखिए, सूक्ष्म यानी माइक्रो अध्यापन अधिक प्रतिभाशाली है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अध्यापन अभ्यास के दौरान। फिर देखिए, विद्यार्थी अध्यापक के किस गुण को सबसे अधिक पसंद करते हैं? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा करुणा। फिर देखिए, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षक की सफलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है शिक्षक की सफलता? बताइए, उसका व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं उसकी सृजनात्मकता पर निर्भर करती है। देखिए लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक अधिक पसंद किया जाएगा? बताइए, इनमें से कौन सा ऐसा शिक्षक है जो अधिक पसंद किया जाएगा? तो एक स्नेही शिक्षक जो है वो अधिक पसंद किया जाएगा। देखिए लिखा है, एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है, क्या चुनौतीपूर्ण है? ऑप्शन नंबर बी, शिक्षण या सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक बनाना। फिर देखिए, मूल्य शिक्षण का तात्पर्य है, मूल्य शिक्षण का क्या तात्पर्य है? बताइए, ऑप्शन नंबर सी, गुणों का विकास करना। देखिए लिखा है, जब कोई सामान्य विद्यार्थी कक्षा में अनियंत्रित व्यवहार करे तो यहाँ लिखा है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर बी, कक्षा के बाहर विद्यार्थी से बात करेंगे। फिर निम्नलिखित में से किस शिक्षण का संबंध विद्यार्थियों के चरित्र निर्माण से होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा? भावनात्मक शिक्षण। देखिए अगला क्वेश्चन है कि अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो अध्यापक की असफलता का सबसे बड़ा कारण है विषय के ऊपर उसका पर्याप्त नियंत्रण ना होना। आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम स्कूल कॉलेज में थे तो मान लीजिए किसी टीचर से कोई क्वेश्चन करते थे तो वो टीचर के पास जवाब नहीं होता था, तो कहीं ना कहीं उससे क्या होता है, हमारे मन में टीचर का जो सम्मान है वो कम होता है। फिर देखिए, अध्यापक अपने विद्यार्थियों के साथ निम्नलिखित में से किसके द्वारा सामंजस्य स्थापित कर सकता है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने ज्ञान कौशल से विद्यार्थियों को प्रभावित करके।
देखिए लिखा है शिक्षा निम्नलिखित में से किसका एक शक्तिशाली साधन है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी का, यानी सामाजिक रूपांतरण का, व्यक्तिगत रूपांतरण का और फिर सांस्कृतिक रूपांतरण का। देखिए अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी की अधिकतम आत्मोपलब्धि में अध्यापक का योगदान निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, लक्ष्यों और उसके उद्देश्यों के प्रति संवेदनशीलता के द्वारा। देखिए लिखा है अधिगम यानी सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त उद्देश्य क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यवहार का रूपांतरण। देखिए लिखा है जो विद्यार्थी कक्षा में सवाल पूछते रहते हैं, बेसिकली उन्हें स्वतंत्र रूप से उत्तर प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अध्यापक दृश्य साधनों का उपयोग अध्यापन को निम्नलिखित बनाने के लिए करता है, तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा ये हो जाएगा रुचिकर बनाने के लिए, ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए उच्चतर शिक्षा में अध्यापक की भूमिका का क्या लक्ष्य है, बताइए उच्चतर शिक्षा में अध्यापक की भूमिका का क्या लक्ष्य है, बताइए। बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों में स्व अध्ययन को प्रोत्साहित करना। अब देखिए लिखा है अध्यापन में सबसे अनावश्यक कारक कौन सा है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों को दंड देना। माइक्रो शिक्षण विद्यार्थियों तथा अध्यापकों के लिए किस अवधि में सबसे प्रभावशाली होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षण अभ्यास के दौरान। फिर देखिए नीचे लिखे गुणों वाला कौन अध्यापक आपको सबसे अच्छा लगता है, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समय का पाबंद। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सी अनुदेशन सामग्री नहीं है, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ट्रांसपेरेंसी, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तर्क शक्ति के द्वारा विकास व्याख्यान विधि द्वारा हो सकता है। देखिए लिखा है उच्चतर शिक्षा के स्तर पर शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निर्णय लेने की क्षमता का विकास करना। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा जो स्टेटमेंट है इसमें से सही है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्वसनीयता और वैधता एक दूसरे से स्वतंत्र है। अधोलिखित में से अध्यापन कौशल किसमें है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्याम पट्टलेखन, प्रश्न करना और समझाना, ऑप्शन नंबर डी। देखिए लिखा है अधोलिखित वक्तव्यों को कौन सबसे अधिक तर्कसंगत, अधोलिखित वक्तव्यों में कौन सबसे अधिक तर्कसंगत है, बताइए कौन सा सबसे अधिक तर्कसंगत है इसमें से, तो सबसे अधिक तर्कसंगत है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक शिक्षार्थियों के ज्ञान प्राप्त करने की आकांक्षा उत्पन्न कर सकते हैं। सही बात है, अगर टीचर चाहे तो बच्चों में बेसिकली क्या करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने की जो एक इच्छा होती है, जो एक जिज्ञासा होती है वह उत्पन्न कर सकते हैं। मुझे आज भी याद है मेरे जो फिजिक्स के टीचर थे स्कूल में, वो इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल से समझाते थे बेसिकली प्रैक्टिकल के माध्यम से फिजिक्स के लॉज को, कि हमें लगता था कि नहीं यार फिजिक्स में ही पढ़ाई करना है और मतलब काफ़ी ज़्यादा उसी में हम आगे बढ़ेंगे, बट चीज़ें जो है वो बाद में बदल जाती हैं। देखिए निम्नलिखित वक्तव्यों में से कौन सा सही है, बताइए कौन सा सही है, तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाठ्यक्रम पाठ्य विवरण का अंग है। देखिए लिखा है टीम अध्यापन में क्षमता है, टीम अध्यापन में क्या क्षमता है, ऑप्शन नंबर सी, एक दूसरे के अध्यापन के पूरक के रूप में आदत के विकास की। देखिए लिखा है अधोलिखित महत्वपूर्ण विशेषताओं में से खुली किताब परीक्षा पद्धति की क्या विशेषता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह विद्यार्थियों को चिंतन के लिए बाध्य करती है। देखिए लिखा है अध्यापन की कौन सी विधि अधिकतम ज्ञान के प्रयोग को प्रोत्साहित करती है, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा प्रयोगशाला विधि। देखिए लिखा है प्रभावी अध्यापक वह है, प्रभावी अध्यापक कौन है, जो कि विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करे। विचार विमर्श विधि का उपयोग किया जा सकता है जब क्या हो, जब प्रकरण कठिन हो। देखिए लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री है, बताइए, तो ये हो जाएगा हवा मील का कार्यकारी प्रतिमान, टेप रिकॉर्डर, 16 मिमी का फिल्म प्रोजेक्टर। ठीक है, तो 16 मिलीमीटर का फिल्म प्रोजेक्टर ये भी, ये तीनों ही हेल्पफुल है, यानी ऑप्शन नंबर डी। देखिए अगला क्वेश्चन है शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो शिक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है वो हो जाएगा केवल तर्क शक्ति का विकास, केवल चिंतन का विकास, ये दोनों ही, यानी ऑप्शन नंबर सी।
शिक्षण की गुणवत्ता प्रदर्शित होती है? कैसे प्रदर्शित होती है? विद्यार्थियों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से। वर्तमान वार्षिक परीक्षा प्रणाली रटंत विद्या को प्रोत्साहित करती है, सही बात है। अच्छे पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित नहीं करती है, बिल्कुल सही बात है। विद्यार्थियों को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रोत्साहित नहीं करती है, बिल्कुल सही बात है। यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित अधिगमकर्ता की विशेषताओं में से किसका सकारात्मक परिणाम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षण सामग्रियों और मूल्यांकन प्रणालियों की दक्षता पर प्रभाव पड़ने की संभावना है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिगमकर्ता की परिपक्वता का स्तर, अकादमिक निष्पादन स्तर और प्रेरणात्मक प्रवृत्तियां। देखिए लिखा है शिक्षण सिद्धांत का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताइए कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट, ये हो जाएगा आपका जेम्स ब्रूनर ने किया था। शिक्षण सिद्धांत का प्रयोग किसने किया था? जेम्स ब्रूनर ने। ये क्वेश्चन कई बार आया है। देखिए ज्ञान की वृद्धि करने के लिए मानव जाति के द्वारा प्रयुक्त नवीनतम रणनीति कौन सी हो जाती है? तो ये हो जाती है वैज्ञानिक चिंतन करना। देखिए लिखा है कि किसी भी कक्षा में स्थानिक श्रव्य पुनः प्रस्तुति की वजह से विद्यार्थियों का निम्नलिखित में से क्या घट सकता है या सकती है? करेक्ट आंसर होगा बोध में संज्ञानात्मक भार। किसी कक्षा में संवाद ग्रहण की संभाव्यता को निम्नलिखित में से किससे बढ़ाया जा सकता है? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दृष्टिकोण स्थापित करके। शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच परस्पर संवाद समीपस्थ जोन का निर्माण करता है, तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताइए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, विकास। कक्षा में संवाद अनिवार्य रूप से होना चाहिए, तदानुभूतिक। देखिए लिखा है निम्नलिखित में से कौन प्रभावी शिक्षण में प्रमुख व्यवहार है? तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुदेशनात्मक विविधता। देखिए लिखा है संकलनात्मक परीक्षणों के आधार पर एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों के निष्पादन व्यवहार को उनमें अभिव्यक्त सुस्थित जीवन शैली के संदर्भ में व्याख्यायित करता है। इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे कहा जाएगा निकष संदर्भित परीक्षण। फिर देखिए अभिकथन है कि सभी शिक्षण में अधिगम निहित होता है। तर्क है कि अधिगम को उपयोगी होने के लिए उसे आवश्यक रूप से शिक्षण से व्युत्पन्न होना चाहिए। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए सही है, बट आर जो है वो गलत है। देखिए सबसे पहली बात तो लर्निंग बहुत यूजफुल है, इसके लिए आवश्यक नहीं है कि कहीं ना कहीं वो टीचिंग से रिलेटेड हो। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे रिलेटेड हो सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक शिक्षण को प्रभावित करते हैं? बताइए कौन कौन से ऐसे कारक हैं इसमें जो शिक्षण को प्रभावित करते हैं? तो याद रखिए शिक्षक की आंतरिक नियंत्रण संस्थिति ये है, फिर उसके बाद अधिगमकर्ता की अभिप्रेरणा, फिर उसके बाद है शिक्षक का आत्म सामर्थ्य, शिक्षक की प्रबंधन और अनुश्रवण दक्षता, फिर उसके बाद है शिक्षक को सामान्य ज्ञान सहित विषय का ज्ञान होना, यानी ऑप्शन नंबर ए। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा है कि शिक्षण की पद्धतियों के किस समन्वय से अधिगम के इष्टतम होने की संभावना है? तो ये हो जाएगा अंतरक्रियात्मक व्याख्यान सत्र, जिसमें युग्मीय चर्चा आधारित सत्र, विचारावेश प्रक्रियाएं और परियोजनाएं अनुवर्ती रूप में हो, ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसमें लिखा है अभिकथन शिक्षण सामग्रियों को अनुदेशन के प्रभावी परिपूरकों के रूप में मानना चाहिए। तर्क हो जाएंगे वे विद्यार्थियों की रसमयता बनाए रखते हैं। तो उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही है, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। देखिए आई होप आप लोगों को सारे एमसीक्यू समझ में भी आए होंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।